हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान के अंतर्गत आयोजित होने वाली लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। इसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे, 12th का जो पोर्शन दे रखा है हमारे, उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हमने स्थिर वैद्युतिकी टॉपिक को कंप्लीट किया, उसके बाद में विद्युत धारा वाला जो टॉपिक है उसे हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन ने क्रिचॉफ्स नियम को अच्छे से समझ लिया है और वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हीटस्टोन सेतु। और व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, क्योंकि सेतु को इंग्लिश में ब्रिज कहेंगे और व्हीटस्टोन तो एक इंग्लिश वर्ड है, एक साइंटिस्ट का नाम है इंग्लैंड के। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अपन आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और साथ में एक क्वेश्चन करेंगे। और इसी प्रकार से एक वीडियो अपन लाएंगे मीटर ब्रिज का, एक लाएंगे पोटेंशियोमीटर का, और इस प्रकार से ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। आज हमारी क्लास नंबर है 16 और ये क्लास रेगुलर 11 बजे सुबह होती है। कितने बजे होती है? सुबह 11 बजे होती है। अल्टरनेटिव डेज पर होती है, एक दिन होती है, एक दिन एलडीसी की क्लास रहती है, उस दिन ये क्लास नहीं होती है। मैं प्रवीण सिंह, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, पीटेट, आईआईटी जेई मेंस, आरआरबी, एएलपी, एसएससी, एमटीएस जैसे एग्जाम्स में सिलेक्टेड हूँ। इन्हीं एग्जाम्स में सिलेक्टेड के अनुभव के आधार पर आप सभी लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को अभी तक जो भी चीजें पढ़ाई है, आपने अभी तक के 15 वीडियोस देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे। और अगर नहीं बनाए हैं तो पहले पहले 15 क्लासेस लें, उसके बाद में इस क्लास पर आए, तो ही आपको ये क्लास समझ में भी आएगी और आपको एक मजा भी आएगा। फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप्ड होगा कि हाँ, कैसे आखिर में हमें ये फिजिक्स सीखनी है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और सबसे पहले जानेंगे थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन सेतु है क्या, किसने दिया, कैसे बना, उसके बारे में। इसके बाद इसका डायग्राम कैसा है वगैरह सब चीजें अपन देखेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंतर्गत हेडिंग डालिएगा व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन सेतु। अब देखिए, ये जो व्हीटस्टोन सेतु है, इसके बारे में बात आई थी 1842 के अंदर। कब बात आई थी इसकी? बात कब की गई थी? 1842 के अंदर इसकी बात की गई थी, इंग्लैंड के अंदर। कहां पर? इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है प्रोफेसर सी एफ व्हीटस्टोन। क्या नाम है? प्रोफेसर सी एफ व्हीटस्टोन। ये जो प्रोफेसर सी एफ विस्टॉन है, इन्होंने इंग्लैंड के अंदर 1842 में अपनी लैब के अंदर बैठे हुए थे और बैठे बैठे सोच रहे थे, इनके सामने कुछ सामान पड़ा था, उससे कुछ नया बनाने का। अब इनके सामने उस समय जो सामान पड़ा था वो क्या क्या था? वो था, चार प्रतिरोध थे, यानी चार तो रेजिस्टेंस थे। एक इनके पास में बैटरी थी। क्या थी? बैटरी थी। और एक इनके पास में था धारा मापी, जिसे अपन अमीटर कहते हैं। धारा मापी, अमीटर, जो धारा मापने का कार्य करता है। ऐसे ही एक होता है विभव मापी, जिसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो धारा मापी, अमीटर, और एक इनके पास में थी कुंजी। क्या थी? एक कुंजी थी। अब ये क्या कर रहे थे? बैठे बैठे इन सभी को आपस में कैसे न कैसे जोड़ने का, और ऐसे बैठे बैठे कुछ ट्राई कर रहे थे कि इन सभी को जोड़ करके कुछ नया बनाया जाए या कुछ ऐसा बनाया जाए जो अपने लिए हेल्पफुल रहे। अब इन्होंने बैठे बैठे क्या करा? इन सभी को एक शानदार से संयोजन में बदल दिया और ऐसा कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया, संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन, कि वो कॉम्बिनेशन आगे जाकर के हमारे काम आया अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में। अज्ञात प्रतिरोध का मान
ज्ञात करने में उपयोगी। समझ में आ गई बात? तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज अपने काम क्या आएगा? जो अपने पास में परिपथ दे रखा होता है, उस परिपथ में अगर कोई प्रतिरोध अज्ञात है, अननोन है, तो आप उस प्रतिरोध का मान इट इस व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से निकाल पाएंगे। ऐसा किसने करा था? ऐसा करा है प्रोफेसर CF व्हीट स्टोन जी ने। कब करा? 1842 में। इंग्लैंड के ये रहने वाले थे, इनके पास में ये कुछ सामान पड़ा था, इसको देख करके इन्होंने ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया। अब जो इन्होंने कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जो संयोजन तैयार किया है, उस संयोजन को ही हम व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। तो उस संयोजन को अब अपन देखेंगे कि आखिर वो संयोजन कैसे किया गया है, क्या बनाया था इन्होंने ऐसा जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल पाए थे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा अब आप आगे की तरफ। और ये है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसे अपन व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। आपको अच्छे से दिख रहा होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर नहीं दिख रहा है तो ट्राई करिएगा कि आप जो है ये व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम अपनी यूट्यूब पर जाकर के या कहीं जो है ऐप जो भी अपना गूगल वगैरह है उस पर जाकर सर्च मारिएगा, आपके पास में डायग्राम आ जाएंगे। तो वो डायग्राम आप ले लीजिएगा और फिर सीखिएगा, बना लीजिएगा एक बार कॉपी में। ये बनाने की आदत होनी चाहिए, इसका बहुत काम पड़ने वाला है। ठीक है, ये है अपना व्हीट स्टोन ब्रिज। इन्होंने क्या करा था बेसिकली कि चारों के चारों जो प्रतिरोध थे इनको इंटरकनेक्ट कर दिया। कैसे? देखो ऐसे, इस प्रकार से इन्होंने ऐसे कनेक्ट किया था। इन चारों के चारों जो प्रतिरोध थे, जैसे ये अपना R1 मान लीजिए, या R2 मान लीजिए, या R3 मान लीजिए, या R4, इन चारों को ऐसे कनेक्ट करने के बाद इनको एक धारा मापी इनके मध्य लगाकर जोड़ा गया। इनके मध्य क्या कर दिया? धारा मापी को जोड़ दिया। ठीक है, और इसके इन दोनों सिरों को बैटरी से कनेक्ट करा और इधर एक की लगा दी। ये कॉम्बिनेशन जो आपके सामने बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन को, इस संयोजन को व्हीट स्टोन सेतु कहा जाता है, जो कि ये रहा आपके सामने पूरा ऑफिशियली जो डायग्राम, मतलब इसका जो प्रोफेशनल एकदम जैसा डायग्राम बनता है ना, वो ये है। ठीक है, अब देखिए आपको बता दूं यहां पर इस डायग्राम के अंदर जो जी लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मैंने ए लिखा, जी लिखा है। ए का मतलब होता है अमीटर, इसे भी आप धारा मापी कहते हो। और जो जी होता है ये होता है गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर भी आपका धारा मापी ही है। ठीक है, ये भी धारा मापने के काम आता है। हालांकि इनके बस यही है कि धारा मापने की जो रेंज है, जो परिसर है, वो अलग अलग होता है। अमीटर जो है थोड़ा सा ज्यादा करंट अगर होगा तो भी माप सकता है, गैल्वेनोमीटर जो है थोड़े से कम करंट को माप सकता है, लेकिन दोनों के दोनों आपके धारा मापने के ही यंत्र है। इसलिए इस डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पर जी यूज किया और यहाँ मैंने ए यूज किया, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपके परीक्षा में ए या जी कोई भी आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है अमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर, दोनों के दोनों का कार्य क्या है? धारा मापने का कार्य है। ठीक, अब देखिए ये अपन ने बैटरी वगैरह जोड़ करके इसको कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से क्या हुआ? तो करंट निकला। ठीक है, ये देख लो करंट जा रहा है आई, ये करंट यहां आया। अब आपको ये बात पता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार जो करंट आएगा उतना का उतना करंट जाना भी चाहिए। तो ये जो आई करंट आया, फिर आई करंट के दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए। एक बन गया I1 और एक इस वाले वायर में जाएगा वो I2, यानी इधर जा रहा है ऊपर की तरफ वो I1, नीचे वाले वायर में जा रहा है वो I2। ये I1 I2 ऐसे ऐसे चलते हैं और वापस से एक बी जंक्शन के ऊपर आते हैं। यहां आपको पता है कि करंट वापस से दो भागों में टूटेगा, एक इस भाग में जाएगा और एक इस भाग में जाएगा।
तो ये जो गैल्वेनोमीटर वाली बीच वाली जो ये लाइन है, इसमें मान लीजिए करंट जा रहा है IG। कितना करंट जा रहा है? IG। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब I1 करंट इधर आया है और IG करंट इसमें जा रहा है, तो इस वाली में कितना जाएगा? I1 माइनस IG। बस वो I1 माइनस IG करंट वापस यहां आएगा, और यहां भी क्या होगा? देखो IG करंट आ रहा है, इधर से I2 आया, इधर ये I4 बन गया I2 प्लस IG, और इधर से इस C पॉइंट पर आकर के जब ये सभी मिलेंगे, कौन कौन से? I1 माइनस IG एक तो, और एक आपका I2 प्लस IG, तो टोटल जब ये जुड़ेगा तो वापस से करंट कितना बन जाएगा? I करंट बन जाएगा। इस प्रकार से इसके अंदर ये करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। डायग्राम आपको पता होना चाहिए। और फिर ये की है जिसे आपने इसको कनेक्ट कर रखा है, ये रही आपकी बैटरी जिसे अपन सेल कहते हैं। ठीक, तो करंट कैसे फ्लो होगा, डायग्राम कैसा है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें कुछ चीजें बता रहा हूं, ये अपने मिटा देता हूं, इसका काम नहीं है, डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अमीटर और गैल्वेनोमीटर आपको समझ में आ ही गया होगा। लिख लेना इसको, है ना, अपनी कॉपी में कि ए और जी दोनों एक जैसे ही है। अब देखिएगा, आपको जो चीजें लिखनी है वो क्या क्या लिखनी है। सबसे पहले इसके अंदर ए और सी, ये वाला और ये वाला एंड अगर आप देखोगे तो इस सेल से जुड़ा हुआ है। तो हम जो एसी है, इस एसी को क्या कहेंगे? सेल भुजा कहते हैं या बैटरी भुजा। ठीक है, क्या कहेंगे? सेल भुजा या बैटरी भुजा कहेंगे। इसके बाद ये देखो बी और ये डी, ये वाली बीच वाली जो लाइन है जिसे अपन कह रहे हैं बीडी, इसके अंदर कौन जुड़ा हुआ है? धारा मापी जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर या अमीटर। तो इसका अपन ने नाम दिया है धारा मापी भुजा। क्या नाम दिया है? धारा मापी भुजा इसका नाम दिया गया है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो बीडी भुजा है, इसमें दो बिंदु है, एक है अपने पास में बी बिंदु और एक है डी बिंदु। ठीक, तो इसके अंदर यदि, मैं कंडीशन बता रहा हूं कि यदि ऐसा हो जाए कि बी पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा हो डी पॉइंट से, ठीक है, विभव किसका ज्यादा हो? इस बी पॉइंट का विभव इस डी पॉइंट से ज्यादा हो। ठीक, अगर ये विभव ज्यादा है तो क्या होगा कि ये जो हमारा जी है, जो गैल्वेनोमीटर है या जो अमीटर लगा हुआ होगा, इसमें धारा जो है वो कैसे बहेगी? तो ये चीज आपको पता होगी कि हमेशा धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, यानी इस बी बिंदु से डी बिंदु की ओर आएगी। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, यदि वी बी ग्रेटर देन डी है तो क्या होगा? जी में आई, यानी गैल्वेनोमीटर में करंट बी से डी की ओर, बी से डी की ओर प्रवाहित होगा। समझ में आ गई बात? कहां से कहा? बी से लेकर के डी की ओर प्रवाहित होगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ये गैल्वेनोमीटर है जी है, इस जी के अंदर, इस जी के अंदर क्या हो? शून्य विक्षेप हो, यानी जीरो डिफ्लेक्शन हो। शून्य विक्षेप, जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि यह गैल्वेनोमीटर या जो अमीटर लगा हुआ है, इसके अंदर करंट नहीं आए, इसके अंदर करंट नहीं आए, IG जीरो हो जावे। ठीक है, IG कितना हो जाए? जीरो हो जाए। तो ऐसे में ये जी जो है वो शून्य विक्षेप को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि ये क्या होता है बेसिकली कि जो गैल्वेनोमीटर है या जो अमीटर है वो एक मीटर टाइप का होता है। जैसे आपने बाइक में ओडोमीटर देखा होगा,
जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हो तो क्या होता है, कांटा जो है अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो 0 से 40, 40 से 50, 60 ऐसे घूमता है, और अगर आप स्पीड कम कर रहे हो तो ये एकदम से ऐसे आता है झटके के साथ, है ना। तो वही चीज इस गैल्वेनोमीटर में भी होती है। जब इसमें करंट पास होगा तो ये कांटा ऐसे डेविएट होगा, या तो इधर जाएगा या इधर आएगा। लेकिन अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट शून्य हो जाए तो फिर ये डेविएट नहीं होता है और ये कांटा सीधा ही रहता है। तो यही कहा गया व्हीटस्टोन जी के द्वारा कि अगर हम इस गैल्वेनोमीटर या अमीटर में शून्य विक्षेप करें, यानी इसके अंदर अगर करंट को शून्य माने, करंट आने ही नहीं दे, तो ऐसी कंडीशन में इसमें व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था संतुलित अवस्था संतुलित अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि अगर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप है यानी करंट शून्य हो गया, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी जब सिचुएशन बनेगी तो उस सिचुएशन में ये आपका व्हीटस्टोन सेतु जो है वो आपका कैसा कहलाएगा, संतुलित अवस्था में कहलाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन सेतु कहलाएगा, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहेंगे। और इसमें जो आपको बताया है मैंने स्टार्टिंग में कि अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर सकते हैं, वो अज्ञात प्रतिरोधों का मान अपन यही मान करके करेंगे कि अगर ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है तो फिर अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना होगा, यही अपने को ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ये बी पॉइंट और ये जो डी पॉइंट है, इस बी पॉइंट और डी पॉइंट का जो विभव होगा, पोटेंशियल होगा, वो बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो, अगर बी का पोटेंशियल ज्यादा होता तो करंट आ रहा होता बी से लेकर के डी की तरफ, यानी नीचे की तरफ, है ना, यहां से करंट ऐसे आ रहा होता। और अगर डी का पोटेंशियल ज्यादा हो जाए तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अपन ने तो क्या बोला है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट होना ही नहीं चाहिए, करंट होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा है कि बी और डी पॉइंट दोनों का जो विभव होगा वो बराबर होगा। चलो तो बराबर करते हैं, क्योंकि अब अपने को जो कंडीशन लानी है व्हीटस्टोन ब्रिज को याद करने की, वो पीछे वाले तो कॉन्सेप्ट थे, अब कंडीशन क्या याद रखनी है वो देखो। तो बी और डी, बी बी बराबर बी डी, बी और डी का दोनों का ही पोटेंशियल जब सेम होगा तो सीधी सी बात है कि आई जी की वैल्यू हो गई 0। अब जैसे ही आई जी की वैल्यू 0 हुई, आई जी की वैल्यू 0 होते ही आप पीछे देखिए, आई जी की वैल्यू 0 होते ही ये बताइए, ये रहा I1, ये रहा I2, ठीक है। अब इधर देखो I3 बराबर क्या था, I1 माइनस आई जी था। भाई I3 बराबर क्या था अपने पास में, I1 माइनस आई जी, है ना। और I4 क्या था, वो था I2 प्लस आई जी। अब इन दोनों के अंदर जब ये वाली कंडीशन लगी, कौन सी वाली, आई जी बराबर 0 वाली, तो क्या हो गया यहां से, तो यहां से अपने पास आ गया कि I1 बराबर है I3 के, एंड I2 बराबर है I4 के। समझ में आ गई बात।
I1 बराबर है I3 के, I2 बराबर है I4 के। ठीक, अब देखिए वापस से पीछे, जैसे ही इस परिपथ में I1 I3 बराबर हुआ, I2 और I4 बराबर हुआ, तो इनके बराबर होने पर सीधा सीधा हमें पता चल गया कि ये जो हमारे पास में प्रतिरोध है, क्या है हमारे पास में प्रतिरोध है, ये वाले कौन से वाले, ये देख लो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, इनके नाम भी दे रखे हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो देखो, ये रहा आर प्रतिरोध, ये रहा पी प्रतिरोध, ये रहा क्यू, ये रहा एस और ये रहा आर। तो पी क्यू आर एस ये अपने पास में प्रतिरोध अपने को दे रखे हैं। ठीक है, एक सेकेंड में पानी पी लूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फटाफट कीजिएगा थोड़ा जल्दी। देखिएगा, जैसे ही अपन ने ये किया, जैसे ही, अरे एक सेकेंड, माइनर मिस्टेक है शायद। तो जैसे ही I1 बराबर I3 है, I2 बराबर I4 है अपने पास, वो सब सही हो चुका है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो ऐसे में अपने पास में जो अपना संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है, उसकी एक कंडीशन आ जाती है, और उसकी कंडीशन ये याद रखनी है कि P अपॉन में Q बराबर होता है R अपॉन एस के, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि पी एस बराबर होता है आर क्यू के। ठीक है, और यही अपने काम की है, बस इसी से अपना सभी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। इसको 5 स्टार लगा दीजिएगा, ये अपने काम की चीज है, इसी से अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और यही है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन या शर्त। जब भी आपके पास कोई डायग्राम होगा और उस डायग्राम में अगर इस कंडीशन को फॉलो किया जा रहा है, तो आप मान लीजिएगा कि वह एक व्हीटस्टोन सेतु को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गई बात, बस ये कंडीशन थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है देख लो एक बार। इसका मतलब यह है कि ये वाला प्रतिरोध, ये इधर वाला और ये वाला P और R, Q और S, या फिर P Q और R S, यानी ऊपर ऊपर वाले या फिर एक एक साइड वाले, लेफ्ट राइट वाले, जो इनका अनुपात होता है प्रतिरोधों का, अगर वह अनुपात बराबर आ जाए, अनुपात क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो आप संतुलित व्हीटस्टोन सेतु इसको कहते हो। बस इतनी सी बात है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, आपको लिखनी है साइड में, वो देखिए क्या है। ये जितने भी बताए हैं आपको कॉन्सेप्ट, ये सब आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूछ लिया गया, बताइए कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को जो है पूर्ण करेगा। IG बराबर 0 होगा, I1 बराबर I3 होगा, I2 बराबर I4 होगा, या फिर PS बराबर RQ होगा। बस ऐसी कंडीशन लगा के पूछ लिया, बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब देखो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे पहले एक लाइन लिख लीजिए छोटी सी, वो लाइन यहां लिखिएगा। और लाइन ये है कि अगर हमें व्हीटस्टोन सेतु के अंदर जो संतुलित बिंदु है अपना, जो अपना बैलेंस्ड पॉइंट है, उसकी अगर सुग्राहिता यानी बहुत ज्यादा सही लेना है, एकदम प्रॉपर लेना है, तो फिर जो हमारे ये चारों प्रतिरोध हैं PQRS, चारों के चारों प्रतिरोध भुजाएं जो है एक ही कोटि के होने चाहिए। बस ये लिख लो, तो लिखेंगे व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन सेतु के
संतुलित बिंदु में सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी, ज्यादा सही, सुग्राहिता के लिए चारों प्रतिरोध एक समान कोटि के होने चाहिए। इसका मतलब केवल इतना है कि जो चारों के चारों प्रतिरोध है वो एक ही रेंज के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तो आ गया ओम में, फिर एक आ गया माइक्रो ओम में, एक आ गया मिली ओम में, एक आ गया नैनो ओम में, ऐसे अलग अलग नहीं होना चाहिए। चारों के चारों प्रतिरोध एक समान रेंज में होने चाहिए। जैसे अपन कहते हैं ना, दूरी माप रहे तो कि चारों दूरियां मीटर में हो तो अच्छा रहता है। अब 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में, 1 सेंटीमीटर में, तो रिजल्ट अलग अलग आएंगे बहुत ज्यादा। इसलिए तो चारों के चारों प्रतिरोध जो है एक समान कोटि के होने चाहिए, सेम ऑर्डर या डिग्री के होने चाहिए, ताकि रिजल्ट अच्छा आ सके, है ना। मतलब ये है, देख लो ऐसे कि मान लो P कोई प्रतिरोध है, उसका गुणा तो हो रहा है, लो -6 है। इस Q का मल्टीप्लाई हो रहा है मान लो 10⁻10 से। तो ये देखो ज्यादा डिफरेंस है, 10⁻6, 10⁻10, 10⁻4 का डिफरेंस। तो ये नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा, बस ये है। ठीक, आपसे तो सिर्फ ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ये याद रखना। और या फिर ये ऑप्शन में आ सकता है कि प्रतिरोध के चारों एक समान कोटि के होने चाहिए या नहीं, तो होने चाहिए। ठीक है, चलो। अब व्हीट स्टोन सेतु आपका हो गया है कंप्लीट। अब आपको केवल और केवल एक क्वेश्चन करना है इस पर आधारित, उसके बाद में व्हीट स्टोन सेतु की कहानी खत्म। बाकी आप खुद जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं और आपसे जो पूछा गया है वो बताना है फिर आप। बनाइएगा। अब जरूरी नहीं है कि वो वैसा का वैसा ही डायग्राम देंगे। ये देख लो आपके सामने, इस प्रकार से भी दे सकते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये भी 20 ओम 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 है, और यह मीटर लगा हुआ है। और यहां मान लीजिए कोई धारा आर, मतलब वो विभव प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, और अच्छा ये 10-10 है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है, लिखिएगा, चित्र में दर्शाए गए परिपथ चित्र में दर्शाए गए परिपथ में प्रतिरोध प्रतिरोध आर का मान क्या लिया जाए कि अमीटर अमीटर में प्रवाहित धारा शून्य हो। धारा कितनी हो? शून्य हो। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है। ये आपका डायग्राम दे रखा है जिसमें 4 प्रतिरोध हैं। ये 20 ओम है, ये भी 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, और इनके बीच में एक अमीटर जुड़ा हुआ है। और उस अमीटर से अपन ने एक प्रतिरोध आर जोड़ दिया। और आपसे कहा गया है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में जो प्रतिरोध आर है, इस प्रतिरोध आर का अपन मान क्या लें,
है ना, प्रतिरोध R का मान क्या ले कि ये जो अपने पास में अमीटर है, इस अमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा हमेशा शून्य रहे। बस ये है आपका क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? क्या है क्वेश्चन? इस डायग्राम के अंदर जो ये आर है, इसका मान क्या लूं कि इस एमीटर के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो शून्य आ जाए। ठीक, तो अब ऐसे क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब ऐसे प्रतिरोध आपको दिख जावे कि आपस में या तो अनुपात बराबर है या गुणा बराबर है, तो देख लीजिए आप, मान लो ये प्रतिरोध है P, ये है Q, ये है R, ये है S। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, PQRS किसी को भी मानो। अब इनका अनुपात निकालो। मैंने बोला था ना, या तो लेफ्ट लेफ्ट का अनुपात और राइट राइट का अनुपात बराबर आना चाहिए, या फिर ऊपर ऊपर वालों का और नीचे नीचे वालों का अनुपात। तो अगर मैं देखो लेफ्ट लेफ्ट वाले का लेता हूं तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आ रहा है या नहीं? तो 20/20 बराबर 10/10। 20 से 20 कटा एक बार, 10 से 10 कटा एक बार, आ रहा है बराबर, आ गया बराबर। और जैसे ही हमारे पास ये बराबर आ गया, इसका इसका अनुपात, इसका इसका, ठीक है, आपकी इच्छा करे तो आप इस वाले का भी ले लो। देखो P, एक मिनट, है ना, P/R यानी ऊपर ऊपर वाले का अनुपात और नीचे नीचे वालों का, Q अपॉन S। P की वैल्यू 20, R की वैल्यू 10, Q की वैल्यू 20, S की वैल्यू 10। कट करके देखो 2 2 आ रहा है। कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, ऊपर देख लो 1 1 आ रहा था, नीचे 2 2 आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन आ बराबर रहा है। 1 के बराबर 1 ही आया, 2 के बराबर 2 ही आया, और बराबर आ गया है। इसका मतलब यह व्हीटस्टोन सेतु जो है वो संतुलित है। और जो व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है, जो व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है, उसके लिए इस अमीटर के अंदर, इस अमीटर के अंदर कोई धारा प्रवाहित होती ही नहीं है। ठीक है, अमीटर के अंदर क्या नहीं होता है? धारा प्रवाहित होती ही नहीं है। अब अमीटर में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही, तो इस R का मान मैं कुछ भी लूं, R का मान मैं कुछ भी ले लूं, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान तो बदलेगा ही नहीं। तो आपसे पूछा क्या था कि R का मान क्या ले कि अमीटर में धारा शून्य हो। अरे अमीटर में धारा ऑलरेडी शून्य है, आप R का मान कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। और संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में जो बीच वाली शाखा होती है ऐसी, उसमें करंट 0 होता है। तो यहां पर R का मान अपन कुछ भी ले सकते हैं, तो लिख लेना R का मान कोई भी ले, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आप R का मान कुछ भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा हो। एक मिनट, है ना, मैं इसको थोड़ा सा सही कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए और आप स्क्रीनशॉट भी लें तो अच्छे से आ जाए, है ना। इसको मैं इधर कर देता हूं, ये लीजिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो भी समझ में आ गया होगा, संतुलित अवस्था भी इसकी समझ में आ गई होगी, और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको ऐसा दिख जाए कि आपस में ऊपर ऊपर वाले प्रतिरोधों का या साइड साइड वाले प्रतिरोधों का अनुपात बराबर है, आप सीधा सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर जाइएगा और समझ जाइए कि बीच वाले में धारा शून्य है। अब इसमें यही होता है अक्सर, या तो पूछ लिया जाएगा इसमें धारा कितनी बह रही है, या जो है इसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा यानी विक्षेप होगा। तो सीधी सी बात है, जब इसमें धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही तो डिफ्लेक्शन आता ही नहीं है, यानी शून्य विक्षेप होगा। यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि अमीटर में अगर विक्षेप
15 उत्पन्न करना है तो हम कितना प्रतिरोध लेंगे? तो आप क्या आंसर देते हैं कि इसमें धारा मापी में 15 विक्षेप उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि इसमें करंट बह ही नहीं रहा। समझ में आई बात? तो प्रतिरोध का कोई लिंक ही नहीं होता, पर ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा पागल बनाने के लिए आपको कि आर का मान बताओ। अब आर का मान आप कोई भी ले लो, जो आपकी श्रद्धा करे वो ले लेना, चाहे 1000 ओम ले लेना, 5000 ले लेना, 10,000 ले लेना, मेरी तरफ से आपको छूट है। ठीक, तो ये था अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा लेक्चर, एक जिसको अपन ने आज कंप्लीट करा है। अब इसी प्रकार से एक आएगा मीटर ब्रिज के ऊपर, यानी मीटर सेतु पर भी, और इसी प्रकार से विभव मापी को अपन समझेंगे, और ये अपना जो पूरी यूनिट है वो कंप्लीट अपन कर देंगे। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में 2 लाइनें ही कहूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, या फिर वक्त बदलना सीख जाओ। मजबूरियों को कोसना बंद करो और हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। धन्यवाद।